नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय समिति के बारे में। इससे पहले हम लोग लगातार क्रमवाइज पढ़ते आ रहे थे। कुछ लंबा स्टॉप हमारा रहा था और इनके बाद हम पुनः वापस लौटे हैं आपके साथ। और इंडियन पॉलिटी के ये भाग 5 है जो अंतिम चरण में है। इसके बाद हम कल भाग 6 की शुरुआत करेंगे। चलिए आज हम लोग संसदीय समिति के बारे में पढ़ते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं संसदीय समिति के ऊपर। ये जो संसदीय समिति है, ये संसद में एक स्पेशल टास्क के रूप में एक समिति का गठन किया जाता है जो अधिक कार्यों को संपादित कर सके। संसदीय समिति की आवश्यकता क्यों है और इसको क्यों बनाया गया, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। संसदीय समिति किसी भी कार्य को जांच करना और जो लोकसभा और राज्यसभा में इतने ज़्यादा सदस्य हैं तो उनको सही कार्य देना, जो कार्य किया जाएगा उनके बारे में देखना, क्या यह सही होगा, इनके ऊपर विचार करना। तो इन प्रकार को देखने के लिए संसदीय समितियों का गठन किया गया ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। जो संसदीय समिति है मुख्य रूप से ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक अस्थायी समिति और दूसरा अस्थायी समिति। तो इन दोनों को हम लोग समझते हैं, अस्थायी समिति और अस्थायी समिति। अस्थायी समिति उसे कहेंगे हम लोग जो हमेशा अस्तित्व में होती है। मतलब ये है कि कोई ऐसी समिति का गठन किया गया जो आज तक चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे समिति हैं जो अस्थायी रूप से हमेशा काम करते रहते हैं और उनके जो सदस्य हैं वो एक नियमित समय पर बदलते रहते हैं। तो वो जो समिति है वो अस्थायी समिति है। समितियों का गठन हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि कार्यों को सुलभ तरीके से और सही तरीके से संपन्न किया जा सके। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मंत्री परिषद है तो मंत्री परिषद में जो सदस्य मंत्री बने हैं वो तो संसदीय समिति में भाग नहीं लेंगे, वो नहीं लेते हैं इसमें। लेकिन जो अन्य है वो बैठे थोड़े रहेंगे, तो उनका भी बहुत सारे काम होता है, उनको देखना होता है। तो वो इन कामों को देखने का काम करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग समझते हैं अस्थायी समिति क्या है। अस्थायी समिति हम लोग उसे कह सकते हैं जो हमेशा अस्तित्व में नहीं होती है। ये कुछ समय के लिए अस्तित्व में आती है फिर वापस चली जाती है। जैसा कोई कांड हो गया तो उसके लिए एक स्पेशल टास्क के रूप में समिति का गठन किया जाएगा, मेंबर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो उन मेंबर्स को गठन करने के बाद यह कार्य संपन्न हो जाता है तो ये अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, खो जाती है। तो इस तरह की समितियाँ बनती रहती हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है नहीं, जो पढ़ना है वो अस्थायी समिति के बारे में, ताकि आपको पता रहे कि अस्थायी समितियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए सबसे पहले अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अस्थायी समितियों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे दूसरी चीज़ों के बारे में। अब हम लोग कुछ अस्थायी संसदीय समिति के बारे में अध्ययन करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो उन समितियों के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लोक लेखा समिति। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि हमें पढ़ना कौन कौन सा है और उसके अंतर्गत क्या आने वाले हैं। सबसे पहला है लोक लेखा समिति। दूसरा है प्राक्कलन समिति। तीसरा है लोक उपक्रम समिति। और चौथा है विशेषाधिकार समिति। और पांचवा है, सबसे लास्ट है, वो है विभागीय समिति। आप कहीं भी किसी को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इनसे। ठीक है, इनके बारे में अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं। ये क्या है, एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई बड़ा नहीं लगे कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, आसानी से आप याद रख सकें। इसके लिए हम लोगों ने एक साथ ही इन सभी का नामों को लिखा है। ये जो लोक लेखा समिति है इनके बारे में अब हम लोग समझते हैं। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के होते हैं। 1967 के बाद ऐसी मान्यता हुई कि इनका जो अध्यक्ष बना वो विपक्षी दल का बना। ठीक है, तो तब से आज तक जो सदस्य इनके अध्यक्ष बनते हैं वो विपक्षी दल के होते हैं। लेकिन सदस्य लोकसभा के होते हैं, ना कि ये बोलिए जो विपक्षी दल के ही सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है।
इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मायने नहीं पड़ता है कि वो क्या करे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष तो उसका अपना होता है, जो सरकार होती है उनकी होती है, तो वो चयन करती हैं इनके सदस्यों को, तो वो अपने पार्टी के ही सदस्य को चयन करेंगे, कुछ उसमें भी करेंगे, लेकिन अध्यक्ष उसी को बनाना है जो विपक्षी दल के होंगे। तो शायद आप यहाँ पे समझ गए होंगे, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है, 15 लोकसभा से होती है और 7 राज्यसभा से होती है। इसे याद रखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 22 होती है, और कितने कहाँ से होती है, तो 15 + 7, ठीक है। इसके बाद इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, इनके द्वारा जो रिपोर्ट बना के दिया जाता है, ठीक है, यानी प्रतिवेदन कह सकते हैं, उनको जांच करना है। ये मुख्य कार्य है लोक लेखा समिति के। जो लोक लेखा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका जो रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन बना के देते हैं, उनका जांच करना है, ये काम है लोक लेखा समिति का। ये लोक लेखा समिति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। कमिटी का मतलब समिति, और इसका अपना नाम एक तरफ से समझिए, तो इसका क्या कहेंगे, पब्लिक अकाउंट कमिटी। आप लोग इंग्लिश वर्ड भी याद रखने की कोशिश करिएगा, ताकि जो है सो कभी कभी लोग क्या होते हैं कि हिंदी में सहज नहीं होते हैं जितना इंग्लिश में सहज होता है, तो वर्ड देख के वो पता कर लेते हैं कि इसका सही अर्थ क्या निकलेगा। तो इन तरीके से आप कुछ कुछ वर्ड्स को याद रखने का कोशिश करिए। इसके बाद है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति कहिए या आकलन समिति कहिए। आकलन मतलब समझ गए होंगे आप लोग, अनुमान करना या आकलन लगाना कैसे, उन चीज़ों के बारे में। ये जो प्राक्कलन समिति है इसका गठन 1915 में किया गया था, ठीक है, 1950 में किया गया था, 1950 में प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति को मतलब लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, ये बहुत लोग चर्चा में इनको कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति की जो जुड़वा बहन है वो है लोक लेखा समिति। 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एस्टीमेट्स कमिटी, ठीक है, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्यों में सभी लोकसभा के होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो प्राक्कलन समिति है इसका काम ये है कि जो वार्षिक अनुदानों की जांच करना है, जो वार्षिक में कितने लोग दान दिए हैं, मतलब सरकार के खाते में या पीएमओ में कहिए, तो जो राष्ट्र के हेल्प के लिए जो अनुदान दिए गए हैं तो उनके बारे में जांच करना है। तो ये कहलाता है प्राक्कलन समिति का कार्य, ठीक है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, वार्षिक अनुदानों की जांच करना। इसके बाद है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमिटी। पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमिटी, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा, पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमिटी। पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमिटी यानी उपक्रम। उपक्रम को मतलब एक तरफ से समझिए वहन करना या सहन, मतलब आरंभ करना, जो आपको सही वर्ड लगे इसके लिए आप यूज कर लीजिएगा अंडरटेकिंग के लिए। लोक उपक्रम समिति वो है जो लोक लेखा से संबंधित, लोक उपक्रम से संबंधित, जो वहन करने से जो समस्याएं हैं उनके प्रतिवेदनों को जांच करना। क्या है, जो रिपोर्ट बना के देती है लोक लेखा, लोक महत्व के लिए किसी कार्य को, या कहिए उपक्रम का एक सही शब्द आप सार्वजनिक भी लगा सकते हैं, अंडरटेकिंग, पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमिटी यानी सार्वजनिक समिति भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आप समझिए इनको। ये जो लोक उपकरण समिति है इसका मुख्य रूप से कार्य क्या हुआ कि सीएजी द्वारा जो रिपोर्ट बनाकर दिए जाएंगे उन्हीं को जांच करना है और उनके ऊपर वहन करना है कि कौन सा क्या होगा और कैसे होगा, ये देखना है लोक उपकरण समिति को। इसका गठन मुख्य रूप से जो लोक उपकरण समिति है उसका गठन 1964 में किया गया था, यानी 1964 में इसका गठन
किया गया था। इसके बाद है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति वो है जो किसी अन्य संसदीय समिति में किसी व्यक्ति के अगर विशेषाधिकार हनन किए जाते हैं किसी के द्वारा, तो उनको जांच करना, उनके विशेषाधिकार को वापस लौटाना, तो उनकी हमेशा जांच करते रहते हैं। ये है कार्य विशेषाधिकार समिति के जो मुख्य रूप से इस तरीके से है। समझ गए। इसके बाद है एक विभागीय समिति। विभागीय समिति को हम लोग क्या कह सकते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ कमिटी। डिपार्टमेंट ऑफ कमिटी। और विशेषाधिकार समिति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? प्रिविलेज कमिटी। प्रिविलेज कमिटी यानी विशेषाधिकार समिति। ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट कमिटी होते हैं यानी विभागीय समिति होते हैं, वो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो है 16 जो है और 7 इनकी संख्या है। जो लोकसभा के अंतर्गत काम करते हैं, अंदर काम करते हैं, उसकी संख्या है 16, और जो राज्य के अंतर्गत काम करते हैं, राज्यसभा के अंतर्गत काम करते हैं, उसकी संख्या है 7। ये दोनों अलग अलग होते हैं और इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के लिए जो होंगे और जो राज्यसभा के लिए होंगे, तो लोकसभा का अध्यक्ष खुद होते हैं इसमें से, और इसमें सभापति भी खुद होते हैं विभागीय कमेटी में। तो ये थी इन कमेटियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लोक लेखा समिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। इसके बाद ये जो लोक उपक्रम समिति है, वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट बनाकर दिए जाते हैं उनकी जांच करना इनका काम है। और प्राक्कलन समिति का जोड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। इसके बाद प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा के होते हैं। वार्षिक अनुदानों की जांच करना, जो कैग के द्वारा बनाकर दिए जाते हैं उन्हीं को जांच करना होता है और उन पर बहस करना होता है कि कौन से अनुदान कैसे होंगे, क्या होंगे, इनके बारे में। लोक उपक्रम समिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमेटी। तो ये जो लोक उपक्रम समिति है, ये लोगों को सार्वजनिक रूप से उनके हक के बारे में जो लोक लेखा है, लोक उपक्रम से संबंधित जो भी रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, उनको जांच करना ही लोक उपक्रम समिति का कार्य है। मुख्य रूप से इसका गठन 1964 में किया गया था, यानी चीन से युद्ध होने के जस्ट बाद इनका गठन किया गया था, ताकि पता चल सके कि लोगों में किस तरह की भावनाएं उभरती हैं। इसके बाद विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिविलेज कमेटी। ये वो कमेटी है जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो अन्य समितियां हैं उनमें किसी सदस्यों का विशेषाधिकार तो हनन नहीं किया गया, जो उन्हें अधिकार दिया गया उसे तो हनन नहीं किया गया है, तो वो अपने विशेषाधिकार समिति से हेल्प मांगकर उन समितियों के ऊपर अपना रूप या कार्रवाई करवा सकता है, उनके विशेषाधिकार को हनन होने से रोक सकता है, उसे वापस कर सकता है। इसके बाद विभागीय समिति है। तो विभागीय समिति, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कमिटी। ठीक है। इसमें जो वर्तमान में जो फंडा है उसमें 16 विभागीय समिति लोकसभा के अंदर काम करते हैं और 7 विभागीय समिति राज्यसभा के अंदर काम करती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के लिए चुने जाएंगे तो उसमें खुद होंगे, और जो राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे उसमें भी खुद होंगे। यानी जो राज्यसभा के लिए जो अंदर काम करती है यानी 7, उनके अध्यक्ष कौन होंगे? सभापति महोदय जो राज्यसभा के हैं, और लोकसभा के जो अंदर काम करेंगे उसके अध्यक्ष खुद लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। तो ये थी अस्थायी समितियां, मुख्य रूप से 5, इनके बारे में हम लोगों ने देखा है। और एक और अन्य समितियों के रूप में कार्य मंत्रणा समिति आ जाता है, कार्य मंत्रणा समिति। तो उनको भी हम लोग देख ही लेते हैं। बहुत छोटा समिति है और आसानी से आप इसे याद भी रख सकते हैं। ये जो कार्य मंत्रणा समिति है, कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 11 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इनका जो अध्यक्ष होते हैं वो सभापति महोदय जी होते हैं राज्यसभा के, और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। इन दोनों का अध्यक्ष। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि लोकसभा के जो समय है, समय तालिका को विनियमित करना,
समय तालिका को विनियमित करना, शायद आप लोग समझ गए होंगे, विनियमित करना। ठीक है, तो ये है कार्य मंत्रणा समिति, जिनके बारे में हम लोग समझा। ये अन्य समिति के रूप में कार्य मंत्रणा समिति को शामिल किया गया है। आशा करते हैं कि आपको कोई भी डॉट वगैरह नहीं होगा। अगर डॉट होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके डॉट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।